चलिए, तो दिस इज योर लेक्चर नंबर 1, वर्क एनर्जी पावर। वर्क से कहानी सारी शुरू करते हैं। व्हाट इज वर्क? सो अगर मैं आपको बोलूं कि टीपीपी करके लाना है, 10 क्वेश्चन करके लाने, तो आप क्या बोलोगे? मैम ने तो आज काम दिया। ऐसे ही बोलोगे ना, मैम ने तो आज काम दे दिया, वर्क हो गया, बहुत सारा वर्कलोड हो गया आप लोगों के ऊपर। होगा कि नहीं होगा? सो ये तो हो गया आम भाषा में बोलना काम, लेकिन फिजिक्स की भाषा में हम लोग क्या कैसे बोलते हैं? व्हाट इज वर्क डन? आपने 9th 10th में फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फिजिक्स की लैंग्वेज में हम वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो W इज इक्वल टू, हम लिखते कैसे? F डॉट S। S से हम डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, F से हम फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम कैसे ओपन करते हैं भाई? F का मैग्नीट्यूड इंटू में S का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन बोलो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक ब्लॉक लिया, ठीक है, और इस ब्लॉक पे आपने एक फोर्स लगाया। सपोज आपने इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट होता है इधर, ठीक है? और सपोज डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री बन रहा है। फोर्स की वैल्यू है 2 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर, तो आप कैसे लिखेंगे वर्क डन? 2 इंटू में कोस 30 डिग्री। कोस 30 कितना होता है? √3/2। दिस इज योर वर्क डन, ठीक है? अब ये स्केलर है, एनर्जी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है, और जैसे आपको डॉट लिखा है, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? मान लो A क्रॉस B होता तो क्या होता? AB साइन थीटा। वहां पर साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लेना होता है। तो ये जस्ट आपका एक छोटा सा मैं वैसे बता रही थी साथ में, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू इट। ओके, सो यूनिट क्या होगी इसकी? बताओ वर्क की। मैम जूल, यस, वर्क है, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है? या फिर दूसरी यूनिट क्या होगी? फोर्स की कितनी होती है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताओ क्या होगा? मैम mL2 और T-2। यस, ये आपके पास देखो फोर्स का होता है mL/T-2, फिर साथ में मल्टीप्लाई हो गया डिस्प्लेसमेंट जो कि एक लेंथ है, यानी आपके पास क्या हो जाएगा? mL²T-2। अब थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग एंगल पे कर लेते हैं। जैसे थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो आप वर्क डन कैसे लिखेंगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओनली। अगर थीटा की वैल्यू 180 है सो आप वर्क डन कैसे लिखोगे? माइनस ऑफ एफएस। थीटा की वैल्यू 90 है तो वर्क डन क्या होगा? 0। अच्छा, इसको समझने का एक तरीका और है। जैसे अगर हम ऐसे लिख रहे हैं ना इसको, फॉर एग्जाम्पल इसी में आ जाते हैं हम लोग, जो मैंने ब्लॉक बनाया है यहाँ पे। आपने कोई एक फोर्स लगाया, ठीक है, और कोई बीच में रैंडम एंगल ले लेते हैं हम लोग, आर्बिट्रेरी वैल्यू थीटा। मान लीजिए आपने ऐसे लिया, इस तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये एंगल मान लो थीटा है, और ये एफ हो गया। सो आप वर्क लिखते हो एफ एस कोस थीटा, ऐसे लिख रहे हैं एफ एस कोस थीटा। अगर मैं ऐसे लिखूं एफ कोस थीटा इंटू एस, इसको आप कैसे बोल सकते हैं? क्या आपके पास एफ कोस थीटा फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं है? व्हाट इज एफ कोस थीटा? कंपोनेंट ऑफ फोर्स along direction of displacement. Component of force along direction of displacement. तो अगर आपको ये पता है ना कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट कितना है, तो आप सीधा डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करो, वर्क डन आ गया। जैसे ये वाला केस है, बहुत सारी बुक में आपको वर्क ऐसे लिखा मिलता है एफ एस, हालांकि डॉट प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब क्या है? अगर दे आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, इसका मतलब ये कि ये जो गिवन फोर्स है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सीधा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पर आपको अगर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पता है तो हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और वर्क डन निकालते हैं। आई बात सबको समझ में? यस मैम।
ठीक है, सो ये तो था बेसिक। अब इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए बहुत, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है कुली होता है, वो कुछ ना कुछ लोड लेके चलता है अपने सर पे, सामान लेके चलता है, तो हम लोग उसका वर्क डन 0 बोलते हैं ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन निकाले, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन निकाले, ग्रेविटी की वजह से वर्क डन निकाले, तो सभी एक ही बॉडी की बात कर रही हूँ मैं, एक ही बॉडी पर मान लो इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली बॉडी है, इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर एक ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन। सो हर एक फोर्स की वजह से वर्क डन अलग अलग आएगा। आई बात समझ में? अब देखो कैसे निकालते हैं। जैसे सबसे पहले हम निकाल के देखते हैं इसी ब्लॉक के ऊपर, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन मास 10 kg व्हेन डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर। ये ब्लॉक है 10 kg का है, 5 मीटर से डिस्प्लेस हुआ है, तो आपको सबसे पहले जो निकालना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बताओ कितना होगा? मैम 250 जूल। यस 250। सिंपल, आपके पास क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही हो गया ना, फोर्स डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट Yes, ही है, ma'am. डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, एफएस कोस 0 है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 50 इंटू में 5, ये हो गया 250 न्यूटन। ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। अगला क्या है टॉपिक? मैम जूल फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से देखो आपके पास फ्रिक्शन किधर लगेगा, जिधर आपका मोशन है उसको अपोज करेगा, किधर लगेगा? पीछे लगेगा ना ऐसे। Yes, ma'am. ठीक है, सो ये फ्रिक्शनल फोर्स है। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? देखो यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ले लीजिए 0.1, काइनेटिक नहीं दे रखा, सपोज मैंने आपको दे दिया लिमिटिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो जो है वही इस्तेमाल करते हैं। तो म्यू की वैल्यू क्या होती है? फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू Mu इंटू में। into n. तो अगर इसकी मैं एफबीडी बनाऊं तो नीचे उसके ऊपर लग रहा है मास इंटू में जी, यानी कि 10 इंटू में जी, ये फोर्स लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 10 जी, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 10, जी की वैल्यू कितनी है 10, और म्यू की वैल्यू कितनी है 0.1, यानी कितना लग रहा है 10 न्यूटन। अच्छा, अगर मैं इसकी वजह से वर्क डन निकालूं, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, अब बताओ क्या आएगा? मैम -15 जूल। यस, आपके पास फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, यानी आपके पास एंगल कितना बन गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? 180, राइट? तो एफ और ये एस डिस्प्लेसमेंट कोस 180, तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ एफ एस और माइनस ऑफ एफ। एफ कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, तो ये हो गया माइनस में 50 न्यूटन। सो यहाँ से एक चीज और निकल के आती है कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है और वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगी आगे चल के कि पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या है, नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है। आई बात समझ में सबको? मैम तो जी अलग अलग फोर्सेस की वजह से अलग अलग वर्क डन आया। तो चलो अब अगला निकाल के बताओ मेरे को। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन मास 10 kg व्हेन डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर। निकालिए सभी, इजी है, फटाक से निकाल दो। दोनों ही 0 है मैम। 0 हो जाएगा, सिंपल है। यहाँ पर आपको पता है कि जो ये ब्लॉक है इसका जो फोर्स है, ग्रेविटी वाला जो फोर्स है वो नीचे लगेगा, यानी 10 इंटू में जी, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगता है? ऊपर लगता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अगर यहाँ पर मैं यहाँ यहीं पर बनाती हूँ, ये आपके पास आएगा 100, ठीक है, नीचे 100 है ना, 10 इंटू में जी, और इसका डिस्प्लेसमेंट देखो आगे की तरफ है, एंगल कितना है 90 है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट के साथ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपके पास ये हो गया, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हुआ, ये 90 हो गया, ठीक है। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ एस कोस 90, तो सिंपली कोस 90 इज 0। अच्छा, सेकंड क्या था? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन भी कैसे है? ये ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, एंगल कितना हो गया अगेन 90 डिग्री। अब बता दो, जो पुली वाला जो प्रॉब्लम था कि वो लोड लेके सर पे चल रहा है, तो कौन से फोर्स की वजह से उसका वर्क डन 0 है? Gravitation. ड्यू टू ग्रेविटी। उसने काम जरूर किया है, लेकिन ग्रेविटी वाले फोर्स की वजह से उसका वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। सो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन भी यहाँ पर क्या है? 0, क्योंकि आपके पास एंगल क्या है 90।
चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं प्रॉब्लम को। अब बताओ, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन व्हेन ब्लॉक ऑफ मास m slides from position A to position B. पोजीशन A to B, ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, तो इसकी वजह से आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी निकालो जरा, क्या आएगा? 1 मिनट है आपके पास। मैम mgl sin थीटा। mgl sin थीटा, गुड। बाकी बच्चे भी निकालें एक बार। कनक, निधि, बताओ मुझे निकल रहा है कि नहीं। देखो सिंपल अगर फॉर्मूला लिखोगे तो क्या होता है, एफ एस कोस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, पोजीशन ए से आप पोजीशन बी पे जा रहे हो, ऐसे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है ना। और ग्रेविटी वाला फोर्स किधर लगता है, जस्ट एग्जैक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड, ऐसे एम जी नीचे लगे, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, तो आपको एनएलएम में याद हो हम इसके कंपोनेंट भी करते थे, एम जी कोस थीटा एंड एम जी साइन थीटा, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, या तो ये एंगल बता दो कितना है, 90 कितना होगा minus ये एंगल, theta. 90 minus थीटा। यस ये 90 माइनस theta. में थीटा। तो आप सीधा कर सकते हो एम जी, डिस्प्लेसमेंट कितना करा उसने एल, और कोस 90 माइनस में थीटा, तो एम जी एल कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। या दूसरा क्या तरीका था, एम जी का कंपोनेंट आप इधर ले लो, तो क्या होगा एम जी कोस 90 माइनस थीटा इनटू में डिस्प्लेसमेंट कर लो, एक ही बात है, बोलने का तरीका अलग है ना। वहां तो हम एंगल देख रहे थे कि एम जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना है, ठीक है। दूसरा मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई एम जी का कंपोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, एम जी कोस 90 माइनस थीटा। कोई भी वेक्टर का अगर आपको कंपोनेंट लेना है, जैसे मान लो मुझे इस ए वेक्टर का कंपोनेंट लेना है इस डायरेक्शन में, तो कैसे लिखती हूँ मैं, ए कोस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या होता है, ए साइन थीटा। तो कंपोनेंट भी ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपको एंगल पता होना चाहिए। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके अच्छा ये बताओ, इसमें और कुछ पूछा है? यस, फोर्स ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, बता दो फटाफट। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगता है, जहाँ कांटेक्ट हो Number सरफेस zero. का, और सरफेस जहाँ कांटेक्ट है उसके नॉर्मल, मतलब ऐसे लगेगा ना, राइट। और डिस्प्लेसमेंट जस्ट नीचे की तरफ, एंगल कितना हो गया नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, 90। 90. नहीं देखो डिस्प्लेसमेंट नीचे है, 180 कैसे हुआ, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है बेटा, 90 Yes, है। ma'am. हाँ. ये आपका एल है ना, और ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन, तो फोर्स कितना हो गया 90, तो वर्क डन 90. टू नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, एफ एस कोस 90, दिस इज इक्वल टू 0। 0. ये 90 माइनस थीटा समझ में आ गया ना, किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ। आप क्या करो, इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लो, इस वाली लाइन को नीचे की तरफ एक्सटेंड करो, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा थीटा, तो ये ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस में थीटा। आई बात समझ में, ये 90 हो गया, 180 माइनस में 90 प्लस में थीटा करोगे तो ये वाला एंगल जो बनेगा वो बनेगा 90 माइनस में थीटा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चल फिर आगे चलते हैं, ये कीजिए, ट्राई करो एक बार, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ, नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ। 2 मिनट है, ट्राई कीजिए सभी बच्चे। फोर्स की डायरेक्शन में आपने कोई बदलाव नहीं किया, आपने फोर्स सेम लगा के रखा, और ब्लॉक जो एम पहले सीधा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में था वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ एंगल थीटा से, और नई पोजीशन पे पहुंच गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको नया जो वर्क डन है वो निकालना है ड्यू टू दिस फोर्स एफ। कोशिश कीजिए। आज कोई पहली बार आया है? सात बज के 16 मिनट है, ठीक है, 2 मिनट आप लोगों के पास, ट्राई करो।
मैम किन किन वेरिएबल्स में निकालना है आंसर इसका? क्या कह रहे हो बेटा? मैम आंसर किन किन वेरिएबल्स में निकालना है, मतलब कौन कौन से वेरिएबल इस्तेमाल करना है आंसर? जो आपको दिख रहे हैं यही है सारे वेरिएबल्स। एफ और थीटा में मैम? यस। मतलब एफ नहीं, देखो वर्क डन निकालना है ना, फोर्स की कुछ वैल्यू आएगी वो आपको पुट करनी है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैम डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन से वेरिएबल रखना है? वही तो सवाल है, क्वेश्चन ही वही, अटकोगे तुम वही। थीटा तो दे नहीं रखा आपको सीधे। मैम थीटा आर। क्या आ रहा है? मैम डिस्प्लेसमेंट के लिए वो आर्क लेंथ वाला करेंगे ना? आर्क लेंथ वाला पता नहीं बेटा, ट्राई करो जरा। चलो हो गया है 18, अब मैं बताती हूँ। मैम वैसे यस बेटा। मैम वो एफ साइन थीटा करके कुछ आएगा मैम, एक बार मैम डिस्प्लेसमेंट का बता दीजिए क्या वेरिएबल है। हाँ कुछ ऐसा तो आएगा, करा था क्वेश्चन पर याद नहीं ना। अब देखो, मान लो आपका जो ये ब्लॉक मूव किया है इस पोजीशन ए से पोजीशन बी, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? तो वर्क डन अगर आपको निकालना है ड्यू टू फोर्स एफ, तो दो तरीके हैं। पहले जो नॉर्मल आप करते हो क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल मिल जाए तो बात बन जाएगी ना, ठीक है। एक तो या तो आपको थीटा पता हो, जैसे हमारे पास यहाँ थीटा भी नहीं पता हमको और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी नहीं पता हमको, डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ से यहाँ ये भी नहीं पता, और इनके बीच में जो एंगल है वो अल्फा ले लेते हैं, ऊपर थीटा लिखा है, अल्फा जो एंगल बनेगा वो भी नहीं पता। तो वर्क डन को लिखने के दो तीन तरीके हैं। एक तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि या तो आप फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो डिस्प्लेसमेंट से। दूसरा तरीका क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाल लो फोर्स की डायरेक्शन में और आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो फोर्स से। देखो आप इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो एफ कोस थीटा इंटू एस, कोई प्रॉब्लम इसमें, लिख सकते हैं ना। फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। और मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, एस कोस थीटा इंटू में एफ डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन मल्टीप्लाई बाय फोर्स। क्या ये तीनों फॉर्मूलाज में कुछ भी डिफरेंस है? मतलब वैल्यू तो सेम आएगी ना, एफ एस कोस थीटा में मैंने रीशफलिंग कर दिया बस। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है, तो यहां से मैं थोड़ा सा ब्लॉक के हिसाब से भी आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपका फोर्स ऐसे लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, एंगल थीटा, तो या तो आप फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट पे ले लो एफ कोस थीटा और मल्टीप्लाई कर दो डिस्प्लेसमेंट से, तो वर्क डन आ जाएगा। या आप डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इधर ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर्स से, तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिल जाए तो बात बन जाएगी। अब देखो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, फोर्स लग रहा है इधर, इसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, आपका ब्लॉक गया है यहां से यहां तक, ठीक है, तो यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, हमें कौन सा चाहिए, जो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, इसके ही पैरेलल अगर मैं यहां पर एक लाइन बना दूं, कोई दिक्कत? अगर मेरे पास ये पैरेलल वाली लाइन की वैल्यू मिल जाए तो मेरे पास क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो मैं इस ट्राइंगल को यूज करके निकाल सकती हूँ। देखो ये जो है पॉइंट, ये रेडियस है, आर ले लीजिए, ठीक है। अच्छा मैंने वेरिएबल आर नहीं दिया था आपको, यस मैम, आर ले लीजिए, एफ आर साइन राइट। तो यहाँ पर आपके पास आर आ गया, इस आर का कंपोनेंट एक इधर आएगा दैट इज आर कोस थीटा, और एक इधर आएगा आर साइन थीटा, आएगा कि नहीं आएगा? या फिर इस ट्राइंगल के अंदर आप क्या कर सकते हो, साइन थीटा निकाल लो, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो वहां से परपेंडिकुलर यानी ये जो लेंथ है आर साइन थीटा ये आ जाएगी, आर साइन थीटा ही आएगी। आप निकालो जरा साइन थीटा इस ट्राइंगल के अंदर, ये आपके पास थीटा है, ये 90 है और ये आर है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, दिस परपेंडिकुलर जो आपको निकालना है बाय में हाइपोटेन्यूज आर, तो क्या आपके पास ये आर साइन थीटा ही नहीं आ रहा? या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आर के दो कंपोनेंट कर लिए, एक आर कोस थीटा आ गया, एक आर साइन थीटा आ गया, ठीक है। तो आपके पास
जो डिस्प्लेसमेंट आया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना आ गया, कितना आ R गया, sin आर theta। साइन। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा इनटू में फोर्स। क्लियर है, मैम क्लियर बेटा। अब देखो हमारे पास जो परपेंडिकुलर वाला डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं लिया मैंने, ठीक है, मैंने कौन सा डिस्प्लेसमेंट लिया, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के परपेंडिकुलर वाला नहीं, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो मैंने उसके पैरेलल ऊपर एक ट्रायंगल देखा, वहां ट्रायंगल बन रहा है, और उस ट्रायंगल को इस्तेमाल करके मैंने वहां पर वो डिस्प्लेसमेंट ढूंढ ली जो कि फोर्स की डायरेक्शन में है। क्लियर है सबको, सिमरन समझ मैम में आया बेटा? यस बेटा, बोलो, बोलिए बोलिए। मैम ये जो आपने 3 फॉर्मूले बताए वो एक बार फिर से बता दो, मेरी क्लास लीव हो गई थी। अच्छा, मैंने आपको ये बताया है कि वर्क डन, देखो वर्क डन क्या मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस मैम।
हाँ जी बेटा, मैंने पूरा टॉपिक समझा दिया, फिर पता लगा कि नेट नहीं चल रहा है। 1 मिनट रुको। अभी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। 1 सेकंड रुको, अभी मैंने फोन से कनेक्ट किया है। यहाँ पर मौसम थोड़ा खराब हो गया है। ओके, तो कहाँ तक सुना था तुमने, वो बताओ मुझे। मैम ये क्वेश्चन फिर से बता दो प्लीज। फिर से बताएं? चलो दोबारा से बताते हैं। बिल्कुल भी नहीं सुना मैंने जो बताया? मैम वो मेरी लीव हो गई थी क्लास, तो फिर समझ नहीं आया। हो गया। चलो कोई बात नहीं, अभी सुनो, ठीक है? मैं दोबारा एक बार फोन से भी कनेक्ट कर लेती हूँ। और मैं ना पूछ रही बच्चों से, मतलब आप लोगों से ही, समझ आया? कोई नहीं बोल रहा, मुझे लगा यार अभी भी नहीं समझ में आया। चलो कोई बात नहीं। सो यहाँ से देखिए, मैं आपको ये बता रही थी कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है आपके पास, F.S, ठीक है? मैं इसमें रिएक्शन ऑन, मतलब रिएक्शन वाली जो स्क्रीन है ना वो देख रही हूँ। आप साथ के साथ थम्स अप करते जाना, आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। सो F.S, वर्क डन इज इक्वल टू F.S, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, Fs cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, इसको लिखने के दो तरीके हैं। हम कैसे लिख सकते हैं, F cos थीटा इंटू एस कर दूं, पहले F cos थीटा देन S, या इसको कैसे लिख सकती हूँ, S cos थीटा इंटू में F। अब देखो, मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है और आपका जो फोर्स है इस ब्लॉक पे इधर लगाया आपने F, और एंगल है बीच में थीटा, तो फोर्स का कंपोनेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताओ? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट एफ कोस cos थीटा। cos थीटा होगा। अब मुझे बताओ, ये जो नया कंपोनेंट आया, ये फोर्स आया, सपोज आपके पास आ गया ये F1, ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू आ गई, और बताओ डिस्प्लेसमेंट और इस फोर्स में कितना एंगल है? यस मैम। 0। हाँ यस वर्क डन कितना, वर्क डन कितना हो गया, फोर्स F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया ना सीधा, मतलब F1 इंटू में डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखोगे, यानी F cos थीटा इंटू में डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखेंगे ना, वर्क डन आ गया ना। यस मैम। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, डिस्प्लेसमेंट का इधर कंपोनेंट ले लो, कितना आएगा, S cos थीटा इनटू में फोर्स। देखो डिस्प्लेसमेंट अब फोर्स की डायरेक्शन में आ गया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या है, 0, ठीक है, तो उनको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, S cos थीटा इनटू में F, तो सभी से वर्क डन निकल रहा है। या तो आप सीधा थीटा की वैल्यू पुट करो, फोर्स की वैल्यू करो पुट, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पुट करो, अगर आपको सीधी मिल रही है तो। दूसरा तरीका क्या है, फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में भी निकाल के डिस्प्लेसमेंट से सीधा मल्टीप्लाई करके भी वर्क डन निकल जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में निकाल लो और फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तीनों क्लियर है? यस मैम। तीनों से सेम आंसर आएगा, क्लियर है? यस मैम। अब वो डिपेंड करता है कि हमारे फिगर में हमको क्या चीज इजीली कैलकुलेशन करके मिल रही है। जैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर अगर हम देखें तो फोर्स लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन नहीं बदल रहा, ठीक है। या तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल वगैरह मिल जाए, जैसे कि अगर आपके पास एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो तो ये वाला हो गया जो मैंने डॉटेड में दिखाया है। आपको एंगल पता होता है इनके बीच में, तो आप कर सकते थे Fs cos थीटा। या और यहाँ पर तो प्रॉब्लम ये कि हमें डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता है फिलहाल, जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है ये भी तो नहीं पता है ना। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है ना A to B, इसके अंदर दो डिस्प्लेसमेंट शामिल है, एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। और इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स में मिल जाए तो हमारे पास बात बन जाए, वर्क डन आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। ये वाला अगर मैं यूज करूं भाई, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अगर मेरे को फोर्स की डायरेक्शन में मिल जाए तो मैं फोर्स से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा। सो यहां से यहां तक जब ये ब्लॉक मूव किया है तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, जिसको हम ले लेते हैं सपोज x, इसी के पैरेलल क्या कर सकते हो आप, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये भी तो x होगा। तो इस ट्राइंगल को यूज करो ABC, इन ट्राइंगल ABC आप साइन थीटा बताओ क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, रेडियस ही तो है। जो स्ट्रिंग लगा हुआ था ये आपके पास r वैल्यू है, ठीक है, उसका लेंथ r है, ये ऐसे गया है, तो आपके पास परपेंडिकुलर क्या है x, ये एंगल 90 होगा। अगर मैं यहां बनाऊंगी ट्राइंगल तो दिस इज योर थीटा, दिस इज योर 90 एंगल, तो यहां पर ये r है और ये आपको निकालना है,
तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज x बाय r, तो x कितना आ गया r साइन थीटा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. हम सब कर दो, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, अब ये x क्या था, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स, क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो वर्क डन क्या हो गया आपके पास, r sin theta is your displacement in the direction of force multiply by force, यही तो वर्क डन है ना, है कि नहीं? तो आप इसको सीधा लिख दीजिए F इक्वल्स टू आर साइन थीटा इंटू में F। क्लियर है सबको? अभी समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये याद रख लीजिए कि अगर आपको फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, विद इन सेकेंड आंसर है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, क्या दिक्कत है? अब जैसे अगर मैं यहीं पर आपको देखो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बताती हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें, आप ये बोल सकते हो मैम परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट भी तो हुआ है, उसकी वजह से तो आपने वर्क डन लिया ही नहीं। तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, देखो सर 90 है ना। जो आपका जो ब्लॉक ऐसे ऊपर गया है और फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है, तो उनके बीच में एंगल क्या है बेटा, 90। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा? यस मैम। तो इसलिए नहीं Yes, ma'am. पिक्चर में, इसलिए नहीं आया। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब आता देखो पुली प्रॉब्लम्स होती हैं, आपने डिस्कस किया है आई थिंक साक्षी मैम के साथ कि कैसे इसको सॉल्व करना है, एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, टेंशन कैसे निकालना है, ये सब किया है ना आप लोगों ने, किया है कि नहीं किया बताओ? यस मैम। यस मैम। इसके अंदर क्या था, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टेंशन ऑन ईच मास व्हेन 2 kg मूव्स डाउन बाय 3 मीटर, यानी ये डाउन मूव कर रहा है कितना, 3 मीटर। तो आपको पता है एक ही स्ट्रिंग से लगा हुआ है, तो पहली बात स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, पूरी स्ट्रिंग एक होती है तो टेंशन सेम होता है। और टेंशन कैसे ड्रॉ करते हो आप, इस ब्लॉक के विद रिस्पेक्ट टू टेंशन किधर होगा स्ट्रिंग के अंदर, इसके अपोजिट। यस मैम। इस ब्लॉक के इसके अपोजिट, इस पुली के विद रिस्पेक्ट टू टेंशन बनाते तो स्ट्रिंग बदल गया, कोई और वैल्यू लिख देते T2। आई बात समझ में? तो ये तो हमें चाहिए नहीं, वैसे बताया मैंने आपको कैसे हम टेंशन ड्रॉ करते हैं। अब देखो इनके जो वेट है वो किधर लग रहे होंगे, नीचे की तरफ लग रहे होंगे, राइट। तो सवाल ये है कि ये जो टेंशंस लग रही हैं हर एक ब्लॉक पे, इनकी वजह से कितना वर्क डन होगा ऑन ईच ब्लॉक, और जो इन पे वेट लग रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो लग रहे हैं उनकी वजह से कितना वर्क डन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट बताओ, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि अगर ये ब्लॉक 3 मीटर से नीचे जा रहा है, सपोज ये एक ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये वाला भी तो ए एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा। यस मैम। ठीक है, ये 3 मीटर नीचे गया है तो ये 3 मीटर ऊपर जाएगा, ऊपर राइट। जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे आप टेंशन और एक्सेलरेशन निकाल के बता सकते हो यूजिंग योर एनएलएम एफबीडी वगैरह। मैम एक्सेलरेशन 10/3 आ रही है। 10/3 आ रही है, चलो चेक कर लेते हैं। 1 kg ब्लॉक की बात करते हैं, इसका एफबीडी क्या होगा, इसके ऊपर लग रहा है एक टेंशन ऊपर T, ठीक है, इस पे वेट लग रहा है नीचे 1 इंटू में G, और इसका एक्सेलरेशन किधर ऊपर की तरफ है, जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उधर नेट फोर्स होता है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो T माइनस में 1G, दिस इज इक्वल टू मास कितना है 1 इंटू में एक्सेलरेशन। ये वाली इक्वेशन क्लियर है सबको? यस मैम। दूसरे ब्लॉक के लिए लिख लेते हैं, 2 kg ब्लॉक के लिए टेंशन लग रहा है ऊपर, नीचे वेट लग रहा है 2G। अब इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो जिधर नेट फोर्स है उधर एक्सेलरेशन होता है, यानी कि 2G माइनस में T, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ए। दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व करके हम T और A निकाल सकते हैं ना। जैसे अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं तो T माइनस में G इज इक्वल टू A, यहाँ पर है 2G माइनस में T इक्वल्स टू 2A। इफ यू विल ऐड दीज इक्वेशंस, ये कटा, ये कितना हो गया G, ये कितना हो गया 3A, ये कितना हो गया आपके पास G/3, और A की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर दो, जैसे यहाँ पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, T माइनस में G इज इक्वल टू G/3, तो टेंशन कितना आ गया 4G/3। 4G/3 टेंशन, और मतलब टेंशन फोर्स मेरे को मिल गया, और ग्रेविटी वाले फोर्सेस तो मुझे पता ही थे। अब इतना इजी है इसको सॉल्व करना,
पहली बात कर लेते हैं हम लोग 1 kg टेंशन वाले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 1 kg अगर ब्लॉक ले रहे हैं हम लोग, तो आपको पता है ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स, दैट इज इक्वल टू 4g/3। और इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया बेटा ऊपर की तरफ, 3 मीटर। 3 मीटर। सो आपके पास वर्क डन कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 4g/3। एंगल कितना यस है, मैम। 0, राइट। सो आपके पास 3 से 3 कटा, कितना आया, 40। ऐसे ही आप दूसरे के लिए निकाल सकते हैं, 2 kg के लिए। 2 kg के लिए टेंशन लग रहा है आपके पास ऊपर, जिसकी वैल्यू कितनी है, 4g/3, और इसका डिस्प्लेसमेंट है नीचे 3 मीटर। सो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 4g/3 टेंशन फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट आपका 3 है, एंगल कितना है, cos 180, राइट। 3 से 3 कटा, कितना हो गया ये, -40। -40। ये तो था टेंशन वाला। ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं ग्रेविटी फोर्स की वजह से, ग्रेविटी फोर्स ऑन 1 kg देख लेते हैं। एक तो नीचे की तरफ लग रहा है ये, राइट, कितना, 1 इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट किधर था इसका, ऊपर की तरफ, यस मैम। 3 मीटर। सो यहां पर अगर आप वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी निकालें, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना है दोनों में, 180, ठीक है। सो आपके पास फोर्स कितना है, 1g यानी कि 10, डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, 3, एंगल कितना है, cos 180, तो कितना हो गया ये, -30 जूल। सिमिलरली आप 2 kg के लिए निकाल सकते हो, यस मैम। नीचे 2 इंटू में जी, ये इसका फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है 3 मीटर, यानी वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 2 इंटू 10, डिस्प्लेसमेंट 3, और एंगल कितना है, cos 0, कितना आ गया ये, 60 जूल। आया समझ में कैसे निकालना है, यस मैम। जो फोर्स है उसके हिसाब से वर्क डन निकलता है। अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज निकल के आती है कि टेंशन फोर्स वाला जो टोटल वर्क डन है दैट इज इक्वल टू 0। इसी चीज को हमने कॉन्स्ट्रेंट मोशन में इस्तेमाल किया था क्या, इसी चीज को यूज करते हैं हम लोग कि समेशन वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्सेस इज इक्वल टू 0। इसको इस्तेमाल करके हम एक्सेलरेशन वगैरह निकालते हैं कॉन्स्टेंट मोशन के अंदर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन जिसमें हमने वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला है। अब आगे चलते हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉक है, आपने इस पे क्या करा, एक फोर्स लगाया, मान लीजिए आपने इस पे ऐसे एक फोर्स लगाया, सपोज ऐसे ही लगा लिया, और इसका मोशन होगा, इधर होगा कि नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं, एक फोर्स लगाया, Yes, ma'am. डिस्प्लेसमेंट हुआ। आपका जो वर्क डन है वो क्या आया, एफ एस cos 0, सेम डायरेक्शन में है ना, तो एफ एस यानी पॉजिटिव वर्क है। चलो ये तो हमारे पास cos 0 हो गया। कोई भी एक्यूट एंगल ले लो, 90 पे तो देखो वर्क डन 0 हो जाता है, उससे छोटा अगर आपके पास थीटा लेस देन 90 है तो आपके पास वर्क पॉजिटिव ही आएगा ना, यस ठीक है। Yes, और ma'am. अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है और थीटा लेस देन 180 है, उस केस में आपके पास वर्क क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। अब इसका कंसेप्ट, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझो। एक बॉडी पर फोर्स लगाया, आपने काम किया ना, आपने अपनी एनर्जी वेस्ट करी, गई कहाँ, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में गई ना, मोशन में आ गया, उसकी एनर्जी बढ़ी। जब भी वर्क पॉजिटिव हो रहा है बॉडी के ऊपर, उसका एनर्जी बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एनर्जी इंक्रीजेस। जैसे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ गया। अगर आप फोर्स, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो इधर मूव कर रहा है और आपने पीछे की तरफ उस पर एक फोर्स लगा दिया, तो उसकी एनर्जी घटेगी बढ़ेगी, वर्क डन क्या है, नेगेटिव है, एनर्जी घटेगी, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होगा। यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ याद रखिए ये बात कि जब भी, फिजिक्स की बात कर रही हूँ मैं, केमिस्ट्री में इसका थोड़ा सा उल्टा होता है। जब भी आप एक बॉडी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, आपने एक फोर्स लगाया, पॉजिटिव वर्क अगर आपने बॉडी के ऊपर एक पॉजिटिव वर्क अगर आपने किया है तो एनर्जी उसका इंक्रीज होता है। अगर बॉडी के ऊपर आप एक नेगेटिव वर्क करते हैं तो एनर्जी डिक्रीज होता है, ठीक है। आई बात सबको समझ में ही? चलो Yes, फिर ma'am. आगे चले। अभी तो देखो सिंपल हमने
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड जनरल पुली प्रॉब्लम्स वगैरह किया। अब हो सकता है आपको फोर्स वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होता क्या है? F डॉट S। तो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना इसको, IJK की फॉर्म में अगर दे रखे हैं Yes, तो। ma'am. यस ठीक है, तो आपके पास फोर्स क्या है? 2I कैप प्लस में 3J कैप माइनस में 4K कैप। यू आर टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद व्हाट? क्या लिखूं आगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है यहाँ पर? मैम 1I 3J प्लस 2K प्लस में 3J प्लस प्लस में 2K 2K। 2K। यस मैम। बिल्कुल सही, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग जनरल बुक्स में R यूज करते हैं। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, कॉन्सेप्ट सबको पता है ना वेक्टर्स का? अगर हम देखें, ये आपके पास x है, ये y है, ठीक है, आपके पास x और y में और z में सपोज, तो कोई भी एक पॉइंट है, a पॉइंट जिसकी वैल्यू है 2 1 0, और आप पहुंच गए कहाँ? b पॉइंट पर, कुछ फोर्स लगाया गया, आप नए पॉइंट पर पहुंच गए 3 4 2। एग्जाम्पल है, मतलब एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट नहीं लिखे हैं मैंने, मेजर करके वैसे बता रही हूँ कि यहाँ पॉइंट पर पहुंच गए। तो 2 1 0 क्या होता है? ये पोजीशन वेक्टर होता है R1। ठीक है, ये क्या होता है? R2। और ये हो गया वो डिस्प्लेसमेंट जो आपको चाहिए था। तो आपको ट्राइंगल लॉ याद है? ये होता है सेम ऑर्डर वाले ऐड होते हैं। जैसे मान लो ये R हो गया, तो R1 प्लस में R, दिस इज इक्वल टू R2। सो R क्या हो जाएगा? A से B के बीच में R2 माइनस में R1। ये तरीका होता है निकालने का। तो अब ये थोड़ा सा समझाने के लिए कि कैसे आता है वो। तो जो पॉइंट्स जब भी आपको दे रखे हैं उनके बीच में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप कैसे लिखते हैं? उन पॉइंट्स, फाइनल जो पॉइंट जहां पर पहुंचे उन पॉइंट्स को आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 3 माइनस में 2 आई कैप क्यों बोल रही हूँ? आपने x वाले कोऑर्डिनेट, ये वाला क्या है? आई ये वाले हैं x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये z कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आप x वाले में से x माइनस करेंगे आई कैप, y वाले में से y वाला माइनस करेंगे j कैप, और z वाले में से z वाला माइनस करेंगे k कैप। तो आपने ये निकाल लिया R2 माइनस R1 करके। ये आपके पास क्या आ गया? आई कैप प्लस में 3J कैप प्लस में 2K कैप। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या होता है? अब डॉट प्रोडक्ट तो लेना आता है ना सबको? यस मैम। Yes, तो ma'am. आपके पास हो जाएगा 2 प्लस में 9 माइनस में 8। 8 कितना आया? 3। 3 जूल। क्लियर है? तो ये जो बातें साथ के साथ मैं आपको छोटी मोटी बता रही हूँ ना, अब आप भूल जाते हैं इन बातों को कि निकलता कैसे है। ये भी थोड़ा दिमाग में होना चाहिए। आगे चलते हैं। मैम एक अच्छा। क्वेश्चन था मैम पीछे वाले से। हाँ जी, बोलो बेटा। मैम इसमें मैम आपने ये ग्राफ बनाया था मैम कोऑर्डिनेट्स का, इसमें मैम आपने बोला कि सेम ऑर्डर वाले प्लस होते हैं, ये समझ में नहीं आया मैम आपने क्या बोला। अच्छा, ट्राइंगल लॉ आपका क्या कहता है कि रिजल्टेंट क्या होता है? सपोज आपके पास एक ऐसे वेक्टर है, ठीक है, दूसरा वेक्टर ओरिजिन से आप मेजर कर रहे हो ना, तो यहां से आपके पास ये वेक्टर हो गया, और रिजल्टेंट क्या है? ऐसे। याद आया? मैम तो ये क्या होता है? जो सेम ऑर्डर में होता है, रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है? जो सेम ऑर्डर में है, दैट इज इक्वल टू अपोजिट ऑर्डर वाला। जैसे यहाँ पर आपके पास क्या है? मान लो ये R1 है, ये R है, और ये R2 है। तो यहाँ से जो सेम ऑर्डर में है ये ऐड होते हैं, R1 प्लस में R, दिस शुड बी इक्वल टू जो वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में है, यानी कि R2 के बराबर होता है। तो R वेक्टर क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर। हमें तो R वेक्टर चाहिए था ना। आई यस बात मैम। समझ? चलो फिर आगे चलते। अच्छा, ये तो हो गया जब आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट IJK की फॉर्म में दे रखा हो। अब एक से ज्यादा फोर्स भी तो लग सकते हैं बॉडी पे। If two forces F1 2I cap plus 4K cap and F2 equals to 3J cap plus 2K cap acts on one body and displaces it from 100 to 211, find the net work done। निकाल सकते हो? नेट फोर्स निकाल लो, कितना है? यस मैम। F नेट कितना होता है? वेक्टर सम। अगर एक से ज्यादा आपके पास फोर्सेस लग रहे हैं तो उनका वेक्टर सम F1 प्लस में F2, तो इनको एज इट इज आप ऐड कर सकते हो IJK की फॉर्म में। तो 2I कैप प्लस में 4K कैप प्लस 3J कैप प्लस में 2K कैप। Ma'am, Y में 5K plus 6J. यस 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस में 6 जे कैप प्लस 6 फोर्स तो आ गया। पोजीशन वेक्टर भी बता दो। 100 से 211 गए हो आप। मैम तीनों ही 1 हो गया। 1 यस I कैप प्लस में J कैप प्लस में
k कैप। और वर्क डन तो सिंपल है, कर सकते हो ना। Yes, F ma'am. डॉट 11 जुलाई है मैम सर। 11 आ जाएगा। कितना आया आंसर? 11 11 हाँ 11 ही था शायद, लेट मी चेक। हाँ 11 जूल है, ठीक है। आंसर क्या है? 11 जूल। चलो अब आगे चलते हैं। वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स देख लिया, वेक्टर फॉर्म में समझ लिया, एक से ज्यादा फोर्सेस में समझ लिया। अब फोर्स कोई जरूरी थोड़ी है कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर F की वैल्यू 2x है और x1 है आपके पास मान लो 1 और x2 है आपके पास 3, यानी 1 से 3 डिस्प्लेसमेंट हुआ है और फोर्स का वैल्यू है 2x, तो क्या x की अलग अलग वैल्यू पे फोर्स अलग अलग नहीं आ रहा? बोलो। यस मैम। तो आप Yes, डायरेक्ट ma'am. फॉर्मूला कर दोगे क्या? ये F डॉट S कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। सपोज फोर्स आपके पास जो लग रहा है यहाँ पर 2x है ना, IJK की फॉर्म में नहीं दे रखा, समझ लो कि असम्पशन कि ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ये फोर्स है, तो डॉट प्रोडक्ट हटाओ, F और S आ गया। तो क्या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा? आप ये बोल सकते हो कि मैम चलो 1 से 3 आ रहा है, 1 पे चेक कर लेते हैं, 1 पे वैल्यू आएगी 2, 2 पे चेक कर लेते हैं 4, 3 पे चेक कर लेते हैं 6 और तीनों को ऐड कर देते हैं। कर सकते हैं ना? बताओ। Yes, ma'am. लेकिन 1.1 का क्या करोगे? यस मैम, वो भी गलत है। यस 1.2 का क्या करोगे? 2.22 का क्या करोगे? आपके पास 1 से 3 के बीच में डिस्प्लेसमेंट तो कितने भी पॉइंट में हो सकती है ना, यस मैम। और हर हाँ, एक yes, छोटी ma'am. डिस्प्लेसमेंट के लिए अलग अलग फोर्स की वैल्यू है। या तो सारे पॉइंट्स को चेक करो और पता नहीं कितने ज्यादा डिविजन हम कर सकते हैं। तो ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन का मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे यूज। अगर मान लो मैं ग्राफ बनाऊं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, ये डिस्प्लेसमेंट सपोज ये x में आपकी, ओके, और आपके पास कुछ ऐसे वैल्यू है, और इसके अंदर मैं एक पतली सी स्ट्रिप काटती हूँ। देखो अलग वेरिएबल फोर्स आपको दिखाई दे रहा है ना, अलग अलग फोर्स की वैल्यू है अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पे। तो यहां पर क्या कीजिए, एक पतला सा स्ट्रिप काट दीजिए। ये लिया मैंने काट, एक पतला सा स्ट्रिप, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है dx, इतना छोटा है कि इस पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए आप फोर्स कांस्टेंट ले सकते हो। एक वैल्यू आ गई फोर्स की, यानी ये जो dx इसका ब्रेड्थ हो गया, और ये क्या हो जाएगा? f होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. तो स्मॉल एरिया निकाल सकते हो स्ट्रिप का एरिया, एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना हुआ बेटा? f dx, यही होगा। यस मैम। ठीक है, क्या ये आपका छोटा सा वर्क डन नहीं है? Yes, ma'am. बी डब्ल्यू। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन है, तो आप इसको लिख सकते हो स्मॉल वर्क डन ऑल्सो बी डब्ल्यू। यस मैम। Yes, ma'am. dw। ठीक है, अच्छा मेरे को अगर टोटल एरिया निकालना हो तो क्या करती मैं? पतली पतली बहुत सारी स्ट्रिप्स को बनाकर सबको ऐड कर दूं, यही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये जो टोटल एरिया निकलेगा, क्या वो टोटल वर्क डन नहीं हो जाएगा? मान लो आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो, आपने देखा एक छोटा सा एरिया आपने अगर लिया तो छोटा सा वर्क डन मिल गया। अगर आप टोटल एरिया दे दोगे तो क्या टोटल वर्क डन नहीं आ जाएगा? आ भाई जाएगा। Yes, ma'am. आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलो और स्ट्रिप्स हम इसमें क्रिएट करते हैं, एक और बना लेते हैं। मान लो आपने एक स्ट्रिप ये ली, इसका जो फोर्स है वो हो गया आपके पास F1, डिस्प्लेसमेंट सेम है dx। अगली स्ट्रिप ली, इसका जो फोर्स है मान लीजिए F2, डिस्प्लेसमेंट वही है dx। ठीक है, सो अब इन स्ट्रिप्स को अगर आप ऐड करते हैं F1 dx, एरिया अगर ऐड करते हैं F1 dx प्लस F2 dx प्लस F dx एंड सो ऑन, जितने भी आपके स्ट्रिप्स बनते हैं उनके फोर्सेस और उनकी डिस्प्लेसमेंट कितनी लेनी है? dx dx, तो आपके पास सारा एरिया आ जाएगा ना। और F1 dx जैसे आपने किया, F1 dx प्लस में F2 dx प्लस में F3 dx सो ऑन, मान लीजिए n स्ट्रिप्स हैं Fn dx, तो ये स्मॉल वर्क डन dw1, ये स्मॉल वर्क डन dw2, ये स्मॉल वर्क डन dw3, ये स्मॉल वर्क डन dwn। तो इन सबको ऐड करोगे तो टोटल वर्क डन आ गया ना, Yes, ma'am. और यही टोटल एरिया भी है कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am.
तो वर्क डन निकालने के दो तरीके हैं। कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एरिया निकालना होता है। मान लो अगर मैं इसी में ये बोल दूं कि x1 से लेकर x2 तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है और मुझे बताओ कि कितना वर्क डन है, तो आप इसके नीचे का सारा एरिया निकाल के बोल सकते हो दिस इज योर नेट वर्क डन। x1 x2 कहीं भी हो सकते हैं, आप जस्ट उसके नीचे जहां पर भी आपका x1 x2, सपोज आपके पास आपको निकालना यहां से यहां तक, तो ये एरिया अंडर द कर्व जो बनेगा विद एक्स एक्सिस, ये आप निकालोगे, आप बता दोगे इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ये वर्क डन है। तो तरीका पहला क्या हो गया, एरिया निकाल के। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, जो एफ एक्स कर्व है, जो आपके पास एफ एक्स कर्व है, इट्स एरिया गिव्स वर्क डन। आई बात समझ में पहली तो। और आपके पास क्या आया है, जो ये तरीका है ना f1 dx प्लस f2 dx प्लस f3 dx, इसको लिखते कैसे हैं, टोटल जो आपके पास वर्क डन होगा, या कह लो टोटल जो एरिया है, आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ f dx x1 से x2। जो ये आपने स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स का ऐसे एरिया लिखा, इनको ऐड करने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन। आप इसको ऐसे कर सकते हो, मान लो आप x1 से x2 गए हो तो वहां तक की आपने स्ट्रिप्स को ऐड कर दिया, दैट इज योर टोटल एरिया। एंड टोटल एरिया आपके पास क्या होता है, टोटल वर्क डन होगा कि नहीं। दोबारा से रिवाइज करा दो, आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। दोबारा से Yes, रिवाइज ma'am. करा दो। आपने क्या किया, आपने एक पतला सा स्ट्रिप लिया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx लिया, ये जो है dx, और यहाँ पर आपने फोर्स देखा तो आपने एरिया ऑफ छोटा सा स्ट्रिप, पतला सा स्ट्रिप निकाल लिया, दैट इज f dx। और f क्या था, फोर्स, dx था डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, वर्क डन। यानी छोटा सा स्ट्रिप का एरिया आपको छोटा सा वर्क डन दे रहा है। फिर मैंने देखा कि इस एरिया, ये जो कर्व है, इसके नीचे ऐसे बहुत सारे पतले स्ट्रिप्स मैं क्रिएट कर सकती हूँ। मैंने पतले पतले स्ट्रिप्स क्रिएट किए, f1 dx प्लस f2 dx प्लस f3 dx अप टू fn dx। इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, मेरे पास टोटल एरिया आ गया ना। Yes, ma'am. बताओ, आपके पास छोटी एक पतली स्ट्रिप से छोटा वर्क डन, बहुत सारी पतली पतली स्ट्रिप को ऐड कर दिया, टोटल वर्क डन आ गया। ठीक है, अब अगर सिर्फ कर्व से रिलेटेड बात होती कि मान लो एरिया से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो पता है आपको कि एरिया निकालो, जिस पोजीशन से जिस पोजीशन तक आपको पूछा है, आपको वहां तक वर्क डन मिल जाएगा एफ एक्स कर्व में। दूसरा तरीका क्या होता है, ये f1 dx प्लस f2 dx जो आपने छोटे छोटे एरियाज को ऐड किया है, इसको लिखने का तरीका होता है यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट दिस f dx फ्रॉम x1 से x2, दिस इज योर टोटल एरिया, एंड टोटल एरिया इज टोटल वर्क डन। यहाँ पर मैं समरी कर देती हूँ इसकी, यही क्वेश्चन फिर हम सॉल्व करेंगे। देखिए, अभी तक आपने वर्क डन के दो तीन फॉर्मूले देख लिए। पहला तो वर्क डन का यही हो गया एफ डॉट एस, जब आपको कांस्टेंट फोर्स दे रखा हो, या फिर आपके पास फोर्स की वैल्यू वेक्टर फॉर्म IJK की फॉर्म में दे रखा हो, यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला ना। दूसरा आपने क्या किया कि टोटल एरिया इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखो, इन एफ एस कर्व टोटल एरिया इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, जो भी पोजीशंस के बीच में पूछा हो आपको। और आप टोटल एरिया को लिखते कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2 इनटू में f dx, और टोटल एरिया अगर इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2 f dx है, यानी कि टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x1 से x2 f dx। देखो, एरिया तो कई बार आपको जो एरिया से क्वेश्चन मिलते हैं ना, आपको रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ऐसे फिगर्स बने होते हैं, तो जिनका आप एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो सीधा एरिया निकाल लो, आप बता दोगे ये वर्क डन हो गया भाई। ठीक है, और अगर मान लो वैल्यू दे दिया, फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम x1 टू x3, और f की वैल्यू दे रखी है 2x, तो आपको पता है टोटल वर्क डन वेरिएबल फोर्सेस के केस में आप कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन x1 से x2 f dx, यही है आपके पास वर्क डन। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, यहां से आप क्या लिख सकते हो, फोर्स की वैल्यू 2x, डिस्प्लेसमेंट dx x1 से x2, अब ये तो हलवा है हमारे लिए, 2x² बाय में 2, x1 से x2 1 2 3। ठीक है, 2 से 2 कट गया, आपके पास क्या आएगा, 9 माइनस में 1 यानी 8 जूल। आई बात समझ में? यस मैम। तो मुझे दोबारा बताओ, अगर कांस्टेंट फोर्स है कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, एफ डॉट एस, यस और नो?
और मैं ma'am. आपको एक क्वेश्चन, जैसे वेरिएबल फोर्स है तो आपको दिख रहा है सामने, हमने जिससे सॉल्व किया इंटीग्रेशन x1 x2 fdx यूजिंग योर एरिया वाला कॉन्सेप्ट, हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया कि वर्क होता है वेरिएबल फोर्सेस के केस में x1 से x2 fdx। और देखो मैं एक बात बताती हूँ, कांस्टेंट फोर्स अगर आप रख दोगे तो यहाँ गलत नहीं हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है। तो ये वाला जो फॉर्म है ये आप कांस्टेंट के लिए भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एरिया वाला कैसे करना होता है वो भी देख लो, फाइंड नेट वर्क डन। बताओ कैसे करूं? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अगर कर्व दे दिया और मैं आपको पूछ रही हूँ भाई मुझे इस कर्व के लिए, टोटल कर्व के लिए पूछा है, कोई पोजीशन आपको मैम 75 आ रहा है। कैसे आएगा? मैम पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। यस, टोटल एरिया निकाल लो, कितना हो जाएगा आपके पास? ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 5, 10 और ये कितना है? 10। तो रेक्टेंगल का कितना हो गया? 50। प्लस में ट्राइंगल का क्या होता है? हाफ इंटू बेस, Yes, ma'am. हाफ बेस कितना है बेटा? 5। Yes, हाइट ma'am. कितना है? 10. 10। 2 1 जा 2 5 जा, ये हो गया 25। तो 50 प्लस 25 कितना हो गया? 75। 75। जूल। ठीक है, तो एरिया का क्वेश्चन आए तो निकाल लोगे। ठीक है, हमेशा याद रखो एरिया आपको तब भी देंगे जब आप उसका निकाल सकते हो। फिगर तो कुछ भी हो सकती है ना, वेरिएबल फोर्स तो कुछ भी हो सकता है, पर ऐसे फिगर्स क्यों देंगे जिसका आप निकाल ही नहीं सकते? या तो फिर इसका भी आप ऐसे ही निकालोगे, इंटीग्रेशन f ऑफ dx x1 से x2, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा भाई, कहां से कहां तक दिया है, f की कोई सर्टेन वैल्यू दे रखी होगी और आपको इंटीग्रेट करना है। और वेरिएबल फोर्सेस के केस में भी ऐसे ही ये सीधा फॉर्मूला यूज करना है। आगे चले। अच्छा, ये तो बात थी जब सिंगल डायमेंशन की बात कर रहे हो, जरूरी थोड़ी है कि फोर्स एक ही डायमेंशन में लग रहा है। और हमने फोर्स लिया भी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, एफ डी एक्स। तो मान लो कि किसी और एंगल पे होता तो एफ डॉट डी एक्स कर देते, और एक से ज्यादा डायमेंशन है तो डीएक्स की जगह क्या आ जाएगा? डी आर, एफ डॉट डी आर इंटीग्रेशन R1 से R2। अब जैसे अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला आपका होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, करके आइएगा। चलूं आगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस पे आ जाओ। फोर्स दे रखा है आपको, देखो फोर्स आपके पास वेरिएबल है। पहली बात, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप, एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। दूसरी बात, फोर्स सिंगल डायमेंशन में नहीं है। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करूं मैं? तो इसके लिए आपको क्या है, क्या यूज करना है? वर्क डन क्या होगा? इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, डीएक्स की बजाय डी आर। डी आर में आपके पास तीनों डायमेंशन आ गई। डी आर क्या होता है? देखो, आर जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। डी आर क्या हो जाएगा? डी एक्स आई कैप, 2y plus 2j. नो नो, डी एक्स आई कैप प्लस में डी वाई जे कैप प्लस में डी जेड के कैप, ये होता है बेटा डी आर। ठीक है, फोर्स ये जो है, फोर्स को आप कैसे लिख सकते हो? एफ एक्स आई कैप प्लस में एफ वाई जे कैप प्लस में एफ जेड के कैप, लिख सकते हैं ना ऐसे भाई, एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट, जेड कॉम्पोनेंट। और आप इंटीग्रेट करो R1 से R2, जो R1 R2 आपके पास पोजीशन वेक्टर 1 2 के लिए लिखेंगे आई कैप प्लस में 2j कैप, 3 4 के लिए लिखेंगे क्या? 3 आई कैप प्लस में 4j कैप। वहां से वहां तक इंटीग्रेट करना। अब इसको सॉल्व करेंगे, हर बार इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ अभी कैसे लेना है इसको। अब देखो यहां से आप इसको लिख सकते हो क्या? एफ एक्स आई कैप प्लस में एफ वाई जे कैप प्लस में एफ जेड के कैप, इसका आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं डी आर के साथ, डी एक्स आई कैप प्लस में डी वाई जे कैप प्लस में डी जेड के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट तो आता है ना लेना, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। मतलब इसको आप ओपन करके लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड। यानी कि सीधा x कंपोनेंट उठाओ, इंटीग्रेट करो, y कंपोनेंट उठाओ, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करो, z कंपोनेंट उठाओ, विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करो, और तीनों को ऐड करके टोटल वर्क डन निकल जाएगा। अब यहाँ के लिए लिमिट क्या पुट करेंगे? x1 से x2, यहाँ के लिए y1 से y2, यहाँ के लिए z1 से z2। कर सकते हैं अभी? Yes, ma'am. करो जरा, इसका आंसर निकाल के बताओ कितना आएगा। एफ एक्स डी एक्स क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर dx, और x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से 3 तक, प्लस fy 2y dy, y कहां से कहां जा रहा है, 2 से 4, और z है ही नहीं तो वो हम लिखते ही नहीं। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3। बिल्कुल सही, एक्स क्यूब बाय में 3, लिमिट्स पुट कर दो, 1 से 3, प्लस में 2, वाई स्क्वायर बाय में 2, लिमिट पुट कर दो 2 से 4। कर लोगे अभी, ये तो सॉल्व ही करना है, कर लेना इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो जब भी आपके पास वेरिएबल फोर्सेज हो तो दिमाग में क्या चमकना चाहिए, इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट। इंटीग्रेशन, अगर मान लो एक डायमेंशन है तो सीधा आप लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स, क्लियर है। मान लो आपके पास दोनों के बीच में एंगल 0 है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो, एंगल 0 नहीं होता तो क्या करते, डॉट प्रोडक्ट में लिख देते एफ डॉट डी एक्स, वो कोस थीटा, साथ में एक कंपोनेंट और आ जाता। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है, आपको क्या लेना है, अगर सिंगल डायमेंशन है एफ एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है, क्लियर है सबको। मैम इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बेटा सॉल्व नहीं किया हुआ मैंने, निकाल के देखना पड़ेगा। 20.66 20.66 है, बाकी बताओ यही निकला है 62 मैम by- मेरा 62/3 आ रहा, मैं डिवाइड नहीं किया बाद में। चलो देखो अभी कर ही लेते हैं। ये आपके पास क्या आएगा, 3 का क्यूब, तो 3 का स्क्वायर ही बचेगा ये तो, माइनस में 1/3, प्लस में 2 तो 2 से कैंसिल ही हो गया, अंदर क्या बचेगा, Yes, ये ma'am. 4 का स्क्वायर 16 minus 4। 4, तो ये होगा 3 3 से 9 माइनस 1/3, चलो इसको क्यूब ही ले लो, बाय में 3 कर लो, ठीक है, तो 1/3 तो बाहर ही आ गया, 26/3 जाएगा। 27 माइनस में 1 26 हो गया, प्लस में 16 में से 4 के 12, यस मैम। तो ये 48 प्लस 26/3 बन जाएगा, यही बन रहा है ना। मैम 62/3 आ रहा है। ये आएगा 2.66 ही हो गया 62/3, ये आ रहा है सबका, यस मैम। यस मैम। यही आंसर है, इतने सारे बच्चे तो गलत नहीं हो सकते ना। अच्छा, तो क्या करना है, अगर आपके पास एक से ज्यादा डायमेंशन और वेरिएबल फोर्स है तो क्या करना पड़ेगा, आप अलग अलग निकाल सकते हो, एक्स में निकाल लो अलग, वाई में निकाल लो, जेड में निकाल लो, क्योंकि देखो वर्क होता है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर एडिशन तो है नहीं कि मुझे एंगल देखना पड़ेगा, आप अलग अलग डायमेंशन में निकाल के टोटल वर्क डन निकाल सकते हो। दिस इज योर शॉर्ट ट्रिक ऑल्सो, सीधा अलग अलग डायमेंशन में निकालो और ऐड करें, क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास है ये आप लोग फिर ट्राई करना, वही चीज है, आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट आप कर सकते हो, आपको डॉट प्रोडक्ट लेने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको दिख रहा है वेरिएबल फोर्स है, पहली बात आपको एक्स कंपोनेंट पता है, वाई कंपोनेंट पता है, एक्स कोऑर्डिनेट पता है, वाई कोऑर्डिनेट पता है, आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर डीएक्स कर लो पहले तो, 2 से 6, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई 3 से 5, दिस इज योर टोटल वर्क डन। क्या हो जाएगा ये, एक्स क्यूब बाय में 3, 2 से 6, प्लस में वाई क्यूब बाय में 3, 3 से 5, ठीक है, कर लोगे अब तो। यस मैम। तो अगर वर्क स्केलर है तो इसको मैं कैसे बता सकती हूँ कि एक्स कंपोनेंट का वर्क निकाल, एक्स डायरेक्शन का निकाल लो, वाई का निकाल लो, जेड का निकाल लो, और तीनों को ऐड कर दो। या फिर आप क्या कर सकते हो, सीधा ये भी कर सकते हो, एफ डॉट डी आर। अब यहाँ पर जो आपको दे रखी है वैल्यू एफ की, ये सीधा आई जे की फॉर्म में पुट करो, डी आर की वैल्यू पुट करो, डीएक्स आई कैप प्लस डीवाई जे कैप प्लस डीजेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट खोलो, कोऑर्डिनेट्स पुट करो, आंसर निकालो। क्लियर है भाई। तो ये है Yes, हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, सबसे पहले वर्क समझा, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स की अलग अलग जो फोर्सेज हैं उनके लिए अलग अलग वर्क डन होते हैं, और फिर हमने देखा कि भाई जो आपके पास फोर्सेज हैं वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में हो सकते हैं, वेरिएबल फॉर्म में हो सकते हैं, तो आपके पास 3 तरीके हैं उसको सॉल्व करने के, तो तीनों से रिलेटेड हमने कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर लिया। तो क्लियर है तो बताओ। यस मैम। चलिए।